वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम अहम रिबूट है, एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक अंधेरी रात का सीन दिखाया गया है। एक लड़की की आवाज रेडियो पर आती है जो कहती है कि अवंतिका नाम की लड़की, जो कि एक एक्टिविस्ट है, उसने पुलिस स्टेशन को घेर लिया है। पुलिस ने उस पर लाठी चार्ज करा है और यही नहीं, उस पर गोलियां भी चलाई गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाहर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर थी। अब सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कार में बैठे एक डरावना सपना देख रहा है। अचानक से इस आदमी की नींद टूटती है और वो अपना फोन ऑन करता है। और जैसे ही वो फोन ऑन करता है, उसके पास बहुत सारी नोटिफिकेशंस आती हैं। अब वायरस नाम के एक इंसान का कॉल आता है। ये कार में बैठा आदमी वायरस का कॉल नहीं उठाता है। फिर वायरस एक वॉइस नोट भेजता है। इस वॉइस नोट में वायरस कार में बैठे आदमी को बताता है कि जिस ड्रग डीलर से तुमने मुझे मिलवाया था, उसको नारकोटिक्स ब्यूरो ने पकड़ लिया है और हो सकता है कि वो पुलिस को तुम्हारे बारे में भी बता दे। वायरस उस वॉइस नोट में ये भी बोलता है कि अगर तुम पकड़े गए तो पुलिस के सामने मेरा नाम मत लेना। वो बताता है कि वो शहर छोड़ के जा रहा है और कार में बैठे आदमी को भी एडवाइस करता है कि तुम भी शहर छोड़ दो ताकि पुलिस से बच जाओ। ये सब सुनकर कार में बैठे आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो वायरस को गाली देता है। इतने में ही इस आदमी के पास एक समीर नाम के इंसान का कॉल आता है। समीर भी इस आदमी को वही बताता है जो वायरस ने वॉइस नोट में बताया था। समीर ये भी बोलता है कि अगर तुम्हारे रेडियो स्टेशन में ये सब पता चला तो तुमको वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कार में बैठा हुआ आदमी एक रेडियो स्टेशन में आरजे है। अब ये आरजे समीर से उसको बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर समीर बोलता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम पुलिस के सामने एक ड्रग ब्रोकर बन गए हो। समीर आरजे को बताता है कि उसके पिता के नारकोटिक्स ब्यूरो में कुछ कनेक्शंस है और वो आरजे को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आरजे गाड़ी चलाता है और उसे थॉट्स आते हैं। वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। हमें यहाँ आरजे से पता चलता है कि आरजे डिप्रेशन से पीड़ित है। उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट की वजह से, और जिसकी कार से उसकी मम्मी पापा के एक्सीडेंट हुआ था, आरजे उसको आज तक ढूंढ नहीं पाया। आज तक आरजे को सबसे बड़ा गिल्ट इसी बात का है। वो ये सारी बातें एक फोन में रिकॉर्ड करता है। वो यहाँ किसी लड़की के बारे में भी बात करता है और बोलता है कि वो उस लड़की की फैमिली को भी ढूंढ नहीं पाया। हमें आगे पता चलेगा कि जिस लड़की की ये आदमी यहाँ बात कर रहा है, वो लड़की इसी आदमी के कारण मर गई थी। इस आदमी की कार से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया था। अब ये आदमी फ्रस्ट्रेशन में अपनी कार से अपना एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो कार का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। अब वो कार में अकेले अपने आप से कहता है कि मुझे 5 साल से मरने की ख्याल आ रहे हैं, और कार चलाना कंटिन्यू करता है। कार से अब ये आरजे अपने रेडियो स्टेशन आता है। वहाँ वो अपना नाम निलय बताता है और बोलता है कि वो एक रेडियो जॉकी है। उसके अंदर जो भी गिल्ट है वो दूसरों से बात करके ही खत्म होगा, इसलिए वो एक आरजे बना है। वो अपनी कहानी आगे सुनाता है और बोलता है कि अगर पुलिस उसको ड्रग स्कैंडल में पकड़ ली तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो रेडियो स्टेशन के अंदर आता है और टोनी नाम के एक आदमी से कॉल पर पूछता है कि अगला शो स्टार्ट होने में कितना टाइम बचा है। वो बोलता है कि 5 मिनट। अब निलय टोनी से स्क्रिप्ट मांगता है और टोनी निलय को बोलता है कि आज का काम उसका बस कॉल्स को संभालना है। ऐसा मुरली का ऑर्डर है। असल में मुरली रेडियो स्टेशन का हेड है। निलय इस बात से चिढ़ जाता है क्योंकि उसको स्क्रिप्ट संभालनी थी, पर ये काम मुरली ने आरजे महा को दिया होता है। ये बात निलय को टोनी से पता चलती है। निलय के पास कुछ नहीं होता करने के लिए, इसलिए अब निलय टीवी ऑन करता है। टीवी में ड्रग स्कैंडल की खबर चल रही होती है, जहां टीवी एंकर एक ऑडियो प्ले करती है जिसमें निलय को उसकी ही आवाज सुनाई देती है और वो चौंक जाता है। वो सदमे में आ जाता है। इधर टोनी निलय को बोलता है कि कॉलर्स लाइन पर है। एक कॉलर निलय को हेलो बोलती है, पर वो सदमे में होने के कारण जवाब नहीं देता। टोनी इस पर निलय को कॉल करके डांटता है। निलय टोनी से सॉरी बोलता है और 5 मिनट का ब्रेक मांगता है। टोनी बोलता है कि 5 मिनट बाद फिर से लाइव कॉलर्स आएंगे। निलय कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा ब्रेक के बाद। इतना बोलने के बाद वो बाहर बालकनी में जाता है और उसके दिमाग में वायरस का वॉइस नोट, जिसका जिक्र मूवी की शुरुआत में हुआ था,
वो गूंजने लगता है और साथ में टीवी एंकर की आवाज भी। परेशान होकर वो अंदर आता है और वो एक लाइव कॉलर का कॉल उठाता है। वो कॉलर निलय को कहता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है और वो बहुत दुख में है। निलय कॉलर को कहता है कि दुख क्या होता है तुम्हें पता भी है। निलय कॉलर को अब अपनी कहानी बताने लगता है। वो बोलता है कि वो एक नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन एक दिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इसी एक्सीडेंट में वो लड़की मारी गई थी। निलय को भी काफी चोटें आई थी और पुलिस ने निलय पर लड़की की मौत का केस ठोक दिया था, लेकिन क्योंकि उस लड़की की तरफ से उसके माँ बाप या कोई भी नहीं आया, इसलिए निलय को सजा नहीं मिली, क्योंकि किसी ने उसके खिलाफ केस नहीं किया। इस बात का गिल्ट निलय को अभी भी है कि वो उस लड़की की फैमिली वालों को अभी तक ढूंढ नहीं पाया। वो आगे कहता है कि उसको फुटबॉल एसोसिएशन ने भी निकाल दिया था और इसी कारण वो एक आरजे बना है। ये सब सुनने के बाद कॉलर अपना नाम निलय को दिनेश बताता है और निलय को थैंक यू बोलता है। दिनेश निलय से कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को देखकर लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। मुझे आज काफी टाइम बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और निलय के पास टोनी का कॉल आता है और टोनी कहता है कि एक कॉलर का बार बार कॉल आ रहा है, शायद ये इमरजेंसी कॉल होगा। निलय फोन उठाता है। एक लड़की की डरी सहमी आवाज आती है और वो लड़की निलय को बोलती है कि वो एक अंधेरे कमरे में बंद है। उसको लगता है कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। निलय को लगता है कि ये एक प्रैंक कॉल है, इसलिए वो टोनी को कॉल लाइव करने को बोलता है। निलय टोनी से कहता है कि लाइव कर दो इस कॉल को, ये एक प्रैंक कॉल है, बाकी लोगों को भी मजा आएगा जब मैं इस लड़की के साथ उल्टा प्रैंक करूंगा। इस पे टोनी कॉल लाइव कर देता है। अब निलय फोन पर उस लड़की से बात करना कंटिन्यू करता है और उससे हंसी मजाक करता है। उसे अभी भी लगता है कि ये एक प्रैंक कॉल है। लड़की निलय को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि सच में उसे लगता है कि किसी किडनैपर ने उसे किडनैप कर लिया है। निलय कहता है कि कोई किडनैपर इतना बेवकूफ क्यों होगा कि तुम्हारे पास फोन छोड़ दे। वो लड़की निलय को बताती है कि वो उस अंधेरे वाले कमरे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, इसी में उसको वो फोन मिला है। इतने में ही निलय के पास उसके बॉस मुरली का फोन आता है। निलय उस लड़की का कॉल होल्ड पे रख देता है। मुरली निलय को डांटता है और कहता है कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये एक प्रैंक कॉल है, ये एक सीरियस कॉल भी हो सकती है। पुलिस वालों का मेरे पास कॉल आया है, लो उनसे बात करो। पुलिस वाले कॉन्फ्रेंस कॉल पर निलय से बोलते हैं कि हो सकता है कि वो लड़की सही में फंसी हो। हम तुमको एक सवालों की लिस्ट देंगे, ये सवाल उस लड़की से करो ताकि हमें और डिटेल्स पता चले। निलय ये सब सुनकर चौंक जाता है। अब कॉल कट होने के बाद निलय उस लड़की का कॉल होल्ड से हटाता है और उससे माफी मांगता है। निलय अब उससे डिटेल्स जानने की कोशिश करता है। वो लड़की निलय को बताती है कि वो पिछली रात एक पब में गई थी अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने। लड़की ये भी बताती है कि उसको पब्लिक प्लेसेस में जाने से एक फोबिया है, पर क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने उसको वही बुलाया था इसलिए वो पब में गई थी। निलय पब का नाम पूछता है। बहुत कोशिश के बाद पब का नाम फ्रोस्ट पब पता चलता है। इधर निलय के पास पुलिस का कॉल आता है। निलय फिर से उस लड़की का कॉल होल्ड पे रख देता है। पुलिस निलय को बताती है कि ये लड़की सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी है, इसलिए इस केस को संभालने के लिए एसीपी विक्रम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कॉल कट होता है और निलय उस लड़की को होल्ड से हटाता है। निलय लड़की को बताता है कि एसीपी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। निलय ये भी बताता है कि वो एक लाइव कॉल पर है जिसे पूरी दुनिया सुन रही है, इसलिए वो कॉल पर निलय से अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे अपना नाम और नंबर ना शेयर करे। ये सुनकर लड़की उदास हो जाती है। उसे लगता है कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी है और पूरी दुनिया को इसके बारे में पता है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद एसीपी विक्रम का निलय के पास कॉल आता है। एसीपी विक्रम निलय से बोलते हैं कि उस लड़की से किसी तरह कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, जैसे किस टाइम वो पब में गई थी, उसने साइकियाट्रिस्ट को कॉल किया था कि नहीं। निलय लड़की से पूछता है तो लड़की निलय को बताती है कि वो 9 बजे के आसपास एक कैब से पब गई थी और उसने पब के पास एक लोकल फोन बूथ से साइकियाट्रिस्ट को कॉल मिलाया भी था। एसीपी विक्रम ये सब सुन रहा होता है और वो तुरंत लोकल फोन बूथ के पास जाता है और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। सीसीटीवी में उसे दिखता है कि 2 लड़के एक लड़की को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहे हैं। एसीपी विक्रम को कैब नंबर भी दिखता है और वो उस कैब नंबर के हेल्प से उस गाड़ी के ओनर के घर चला जाता है। वहां जाकर एसीपी विक्रम को पता चलता है कि वो लड़की उसी कैब ओनर की बेटी है जिसके 2 कजन्स उसे पिछली रात घर लाए थे।
एसीपी विक्रम ये सब बातें निलय को बताता है। निलय से एसीपी विक्रम और डिटेल्स निकालने को बोलता है। निलय लड़की से बोलता है कि अपनी डिटेल्स किसी पजल के थ्रू शेयर करो, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉल सारी पब्लिक सुन रही थी। अब लड़की कुछ कोड वर्ड्स यूज करती है जिससे निलय और विक्रम को लगता है कि लड़की चीफ जस्टिस की बेटी है। इसके बाद विक्रम चीफ जस्टिस के घर पहुंचता है। वहां जाकर विक्रम चीफ जस्टिस को बताता है कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है, लेकिन चीफ जस्टिस बोलते हैं कि उनकी बेटी बाहर रहती है और पढ़ाई कर रही है और उनकी लड़की किडनैप नहीं हुई है। चीफ जस्टिस एसीपी विक्रम से सारी बातें पूछते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं कि तुरंत जो भी ये लड़की है इसको ढूंढो, क्योंकि अब तो चीफ जस्टिस का नाम भी इन्वॉल्व हो गया है। चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि कल सुबह उनका बहुत बड़ा जजमेंट है, इसलिए अभी वो विक्रम को ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। इधर लड़की निलय को कॉल पर बोलती है कि वो किडनैपर मेरे नजदीक आ रहे हैं, इसलिए निलय कॉल पर कुछ ना बोले। हमें पता चलता है कि किडनैपर्स लड़की के पास रूम में आते हैं और अपने हेड को फोन करते हैं और अपने हेड को बताते हैं कि लड़की को पकड़ लिया है और कल सुबह 11 बजे तक ले आएंगे। किडनैपर्स के हेड का ऑर्डर था कि कोई भी लड़की को टच नहीं करेगा, इसलिए किडनैपर्स लड़की के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। ये सब बातें कॉल पर निलय सुन रहा होता है। किडनैपर्स के जाने के बाद लड़की निलय से वापस कॉल पर बात करती है। तभी निलय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लड़की को बोलता है कि वो पब्लिक की हेल्प से सब जगह पटाखे छुड़वाएगा। लड़की अपने रूम की खिड़की देखती रहे, इससे लड़की की लोकेशन ढूंढने में मदद होगी। अब पब्लिक निलय के कहने पर रॉकेट्स जलाती है, लेकिन लड़की को कुछ भी नहीं दिखता। इतने में ही एसीपी का फोन निलय के पास आता है और वो निलय को बोलते हैं कि एक एक करके अलग अलग लोकेशन पर पटाखे छुड़ाए जाएंगे और निलय उस लड़की से पूछता रहे कि क्या उसे कोई पटाखा जलते हुए दिखाई दिया। अब धीरे धीरे एक लोकेशन पर पटाखे जलते हैं, फिर दूसरी लोकेशन पर और फिर तीसरी लोकेशन पर और फिर फाइनली जब एलबी नगर में पटाखे जलाए जाते हैं तो लड़की को दिखाई दे जाता है। फाइनली निलय और एसीपी ने मिलकर उस लड़की की लोकेशन पता कर ली थी। एसीपी विक्रम निलय को कॉल करता है और बोलता है कि साइबर सिक्योरिटी टीम को उस लड़की की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कम से कम 24 घंटे लगेंगे। निलय कहता है कि सर इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इधर निलय लड़की को भी कॉल करके दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें जल्द ही बचा लेंगे। एसीपी विक्रम का कॉल निलय के पास फिर आता है। विक्रम निलय को बोलता है कि अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाना मुश्किल है। लड़की के पास जो फोन है जरूर उसमें कोई ऐप ऐसा है जिससे उसका फोन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। निलय विक्रम को कहता है कि उसे अभी भी लगता है कि इस केस का चीफ जस्टिस से कोई कनेक्शन तो जरूर है। विक्रम सोचता है और बोलता है कि कल मेहता वर्सेस स्टेट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आने वाला है। मेहता पर फाइनेंशियल स्कैम का आरोप है। हो सकता है कि मेहता ने उस लड़की को किडनैप करवाया हो ताकि जस्टिस मेहता के फेवर में जजमेंट दे, और ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस को ये बात पता ही नहीं कि उनकी लड़की किडनैप हो गई है। इसके बाद विक्रम डिसाइड करता है कि वो मेहता के एडवोकेट के पास जाएगा। अब वो उसी रात एडवोकेट के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे क्लाइंट का जजमेंट आने वाला है। हमें शक है कि मेहता ने चीफ जस्टिस की बेटी को किडनैप किया है ताकि जजमेंट उसके फेवर में हो। उस एडवोकेट का नाम धनंजय होता है और वो विक्रम से बोलता है कि मेहता के खिलाफ अगर कोई भी एविडेंस होगा तो वो सब डिस्ट्रॉय कर देगा। लड़की को वैसे तो किडनैप नहीं करा गया, लेकिन मेहता के खिलाफ अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो वो नहीं बचेगा। ये सब निलय कॉल पर सुन रहा होता है क्योंकि विक्रम निलय के साथ कॉल पर ही था। इतना ही नहीं, ये सब वो किडनैप हुई लड़की भी सुनती है और साथ में पूरी दुनिया भी सुन रही होती है, क्योंकि ये सब निलय के रेडियो स्टेशन में लाइव शो में चल रहा होता है। अब धनंजय विक्रम को जाने को बोलता है और विक्रम वहाँ से चला जाता है। विक्रम निलय को कॉल पर कहता है कि शायद उस लड़की को बचाना पॉसिबल नहीं है। अब लड़की ये सब कॉल पर सुनकर रोने लगती है। लड़की निलय को बोलती है कि मेरी तरह मेरी दोस्त भी 5 साल पहले लापता हो गई थी, अब मैं भी लापता हो जाऊंगी और मुझे भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। निलय ये सुनकर उस लड़की से उसके दोस्त के खो जाने की डेट और टाइम जानने की कोशिश करता है। वो लड़की बताती है कि 13 अक्टूबर को रात 11 बजे के आसपास मेरी फ्रेंड एक पुल से गायब हो गई, उसका कुछ पता नहीं चला। अब निलय को लगता है कि ये वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट आज से 5 साल पहले निलय की कार से हुआ था और जिसका गिल्ट निलय को आज तक है। निलय तुरंत अपने कुलीग समीर को कॉल करता है और उसे एलबी नगर जाने को बोलता है।
निलय समीर को कहता है कि हमें इस किडनैप हुई लड़की को किसी तरह बचाना पड़ेगा, ताकि जिस लड़की का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था मैं उसकी आइडेंटिटी पता कर पाऊं। इधर निलय इस लड़की को किसी तरह रूम से बाहर आने का प्लान बताता है। लड़की ने निलय को बताया था कि रूम में वायर्स पड़े हैं। निलय लड़की को समझाता है कि कैसे वायर्स को यूज करके वो उन गुंडों को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। और इस तरह लड़की निलय के प्लान को फॉलो करती है और 2-3 गुंडों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर भाग जाती है। हालांकि जब वो भागती है तो बचे हुए गुंडे उसको देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। निलय लड़की को किसी जगह छुप जाने को बोलता है। निलय रेडियो पर एलबी रोड के लोगों से उस लड़की को बचाने के लिए भी बोलता है। अब निलय को कॉल पर गोली की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि लड़की मर गई है। तभी कॉल भी कट हो जाता है। इधर विक्रम निलय को कॉल करके कहता है कि वो लोग एलबी रोड पहुंच गए हैं, पर उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। निलय टेंशन में आ जाता है। इतने में ही उसके पास एक कॉल आता है। ये वही लड़की का कॉल था जो किडनैप हुई थी। ये लड़की निलय को बोलती है कि मैं बच गई हूँ, मेरा नाम अवंतिका है और मैं एक ऑटो में बैठ गई हूँ। ऑटो वाले के फोन से मैंने तुमको कॉल किया। निलय जैसे ही लड़की का नाम सुनता है उसको न्यूज़पेपर्स के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, जहां उसने जस्टिस फॉर अवंतिका पढ़ रखा था। इधर टोनी निलय को कॉल करके टीवी ऑन करने को बोलता है। निलय टीवी ऑन करता है और ये किडनैप लड़की टीवी पर बोलती है कि मेरी दोस्त को मेहता ने मार डाला था। मेरी दोस्त एक एक्टिविस्ट थी और उसने मेहता के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करे थे, इसलिए मेहता ने उसे मार डाला और उसकी बॉडी को निलय की गाड़ी के सामने फिकवा दिया, जिससे सारा इल्जाम निलय पर आ गया। बेचारा निलय 5 साल से गिल्ट में है, इसलिए मैंने निलय को आज यूज करा ताकि वो बच जाए। ये सब मेरा प्लान था। आखिरकार आज मैंने अपने दोस्त के गुनहगारों को एक्सपोज कर ही दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की ने जानबूझकर चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व करा था ताकि उनकी अटेंशन इस केस की तरफ आए। इतना ही नहीं, जब एसीपी विक्रम मेहता के लॉयर के पास गया था तो उसके लॉयर ने जो बोला वो सब पब्लिक ने भी सुना। ये सब लड़की ने पहले ही सोचा था ताकि मेहता को पूरी तरह से एक्सपोज कर पाए। इधर निलय ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और फाइनली राहत की सांस लेता है और कहता है कि आज उसकी जिंदगी फिर से रीबूट हो गई। जिस गिल्ट से वो दिन रात तड़प रहा था वो गिल्ट उसके सिर से हट ही गया, और रही बाकी की परेशानियां वो खुद ही संभाल लेगा। और फाइनली यहीं पर हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।